ये रात का कोई पहर था। महरून कलर की फ्रॉक पहने उसके लंबे काले खूबसूरत बाल पीठ पर बिखरे हुए थे। वो बहुत खूबसूरत थी। 21-22 साल की वो लड़की, जिसकी गहरी काली आंखें और उन पर गिरी पलकों की लंबी झालर। उसका सफ़ेद दूधिया बेदाग चेहरा, फूले हुए गुलाबी गाल और हल्के गुलाबी होंठ। ऐसा लगता था कि सारा सौंदर्य जैसे उसी एक लड़की में समा गया हो। वो कमरे के बीचों बीच खड़ी कमरे को गौर से देख रही थी, या फिर अपने अंदर की बेचैनी को कम करने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर पहले वो विदा होकर इस घर में आई थी, और अब उसकी सास उसे कमरे में छोड़कर चली गई थी। किसी भी पल उसका पति कमरे में आ सकता था, और उसे देखकर उसका क्या रिएक्शन होता, ये सोचकर ही उसे बेचैनी थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला, और आलिया की नज़रों का साज टूट गया। उसने अपना रुख मोड़कर आधे खुले दरवाजे की ओर देखा, जहां से वो अंदर आ रहा था। 28-29 साल का, भरी पूरी शानो शौकत का शाहकार वो मर्द, परफेक्ट नक्श, हल्की बियर्ड, उसकी खूबसूरत सुरमई आंखें, उसकी खड़ी घमंडी नाक और गोरा रंग। बेशक वो बेहद हैंडसम नौजवान था। काली शर्ट उसकी कोहनियों तक फोल्ड थी, ब्लू जीन्स और पैरों में जॉगर्स। चेहरे पर खतरनाक हद तक सख्ती छाई हुई थी। आलिया पर एक नज़र डाले बिना वो ड्रेसिंग रूम में चला गया, और वो कमरे के बीचों बीच बेचैन सी खड़ी रह गई। कुछ मिनट के बाद वो ढीले ढाले ट्राउजर और शर्ट में ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला था। उसे देखे बिना वो बेड की तरफ आया। बहुत हिम्मत करके आलिया ने उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाए। वो साइड टेबल के पास खड़ा अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगा रहा था, जब वो उसके बिल्कुल पास खड़ी हुई। उसने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और उसके बाजू पर रखने की कोशिश की। आ, मेरी नज़रों के सामने से गायब हो जाओ। उसकी खूबसूरत लेकिन गुस्से से भरी आवाज़ जैसे ही आलिया के कानों में गूंजी, उसके मुंह के सारे शब्द वहीं पर रुक गए। उसका उठाया हुआ हाथ हवा में कहीं ठहर गया, जब वो पीछे घूमा और अपनी सुरमई आंखों में नापसंद और नफरत लिए आलिया को देखते हुए बोला, रूहान। उसकी बात काटते हुए बोला। कहीं अंदर आलिया के दिल में जैसे जोर से कुछ टूट गया था। वो एकदम पत्थर बनी खड़ी बस एकटक उस हसीन शहजादे को देख रही थी, और उसकी काली चमकती आंखों में उतरती नमी देखकर रूहान के अंदर और भी नफरत उठी थी। उसकी आंखों के सामने वो हरी कांच सी आंखें घूम गई, जो हर वक्त खुशी से चमकती रहती थी। वो इसे इन काली आंखों से इश्क नहीं था, उसे तो उन हेजल ग्रीन आंखों से इश्क था, जो न जाने कहाँ खो गई थी। तभी वो 2 कदम उसकी तरफ बढ़ते हुए अपने शब्दों पर जोर देते हुए बोला, किसी भी गलत फहमी में मत रहना। मैंने तुमसे ये निकाह अपनी मर्जी से नहीं किया। मेरे डैड और मेरी मम्मी का दिल तुम पर आ गया था। तुम्हें सिर्फ तुम ही बहू के रूप में चाहिए थी। इसी वजह से मैंने ये निकाह किया है, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को इनकार नहीं कर सका। वरना मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हें पहले दिन ही ये बात बता रहा हूं, ताकि किसी भी खुशफहमी में मत रहो। इस कमरे की किसी भी चीज को मत छूना। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी मेरी चीजें इधर से उधर बेतरतीब करे। वो एक एक शब्द खंजर की तरह उसके सीने में उतार रहा था, और वो बस फटी फटी निगाहों से उसे देखती जा रही थी। मुझसे किसी भी तरह की उम्मीद मत रखना। मैं ना तो इस रिश्ते को मानता हूं, और ना ही इसे निभाने की कोई कोशिश करूंगा। अभी भी समय है। वापस जाना चाहो तो चली जाओ। बाद में कोई शिकवा मत करना। ना मेरा तुमसे कोई ताल्लुक है, और ना मैं कोई ताल्लुक रखना चाहता हूं। पूरी जिंदगी मेरी संगत के लिए तरसती रह जाओगी, लेकिन तुम्हें छूना तो दूर की बात, मैं तुम पर एक नजर भी नहीं डालूंगा। इसीलिए अपनी जवानी बर्बाद करने से बेहतर है मुझे छोड़कर चली जाओ। और खबरदार, अगर किसी भी बात के बारे में मम्मी या डैड को पता चला, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कम से कम मैं किसी अनजान इंसान की वजह से अपने माँ बाप को तकलीफ नहीं देना चाहता। उम्मीद है समझ आ गई होगी तुम्हें। वो 2 ही मिनट में उसकी पूरी जिंदगी को हवा में टुकड़ों की तरह उड़ा गया था। आलिया अब भी जड़ खड़ी अविश्वास भरी नजरों से उसे देख रही थी। ना चाहने के बावजूद आंसू उसकी आंखों से बहकर उसका चेहरा भिगोने लगे। उसके आंसू देखते वो और भी ज्यादा बेजार हुआ था। अपना ये रोना धोना मेरे सामने करके अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी हमदर्दी हासिल कर लोगी, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। आइंदा मेरे सामने ये आंसू मत बहाना, मुझे ये जहर लगते हैं। घोर नापसंदगी से कहते हुए वो बेड पर लेट गया। कितनी ही देर तक आलिया सुन निगाहों से उसे देखती रही, जो कंबल सिर तक ओढ़ चुका था। आलिया को लगा वो अब कभी अपने पैरों के सहारे खड़ी नहीं हो पाएगी। उसके कदम लड़खड़ाए, उसने सहारा लेने के लिए किसी चीज को पकड़ना चाहा, मगर आसपास कुछ था ही नहीं। बहुत मुश्किल से अपने मुरझाए कदमों और सुन्न शरीर को संभालती वो सोफे तक पहुंची। वो बेजार और टूटी हुई वहीं बैठ गई। आंखों से बिना आवाज आंसू बहते जा रहे थे। अभी कुछ घंटे पहले ही तो उनका निकाह हुआ था, और कुछ ही घंटों बाद उसने उसे उसकी औकात याद दिला दी थी। उसने एक नज़र बेड की ओर देखा, जहां वो बेड के बाईं तरफ दाएं करवट लेकर लेटा था।
आलिया सिर्फ उसके सिर के बाल ही देख पाई और फिर अपनी बेबसी पर दोनों हाथ चेहरे पर रखे बिना आवाज के फूट फूट कर रो पड़ी। ये वही शख्स था जिसकी वजह से वो सदियों जैसा फासला तय करके अपनों से दूर आ गई थी। ये वही शख्स था जिसे आलिया कभी भूल नहीं पाई थी। ये वही इंसान था जिसकी खातिर आलिया अपना सब कुछ छोड़ आई थी। और आज वही इंसान कितनी आसानी से कह गया कि वो उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं रखती। उसे नहीं पता था कि वो कितनी देर तक वहीं बैठी चुपचाप रोती रही, मगर उसने अपने होठों से एक भी सिसकी बाहर नहीं निकलने दी। कब रोते रोते उसे नींद आ गई, उसे खुद भी एहसास नहीं हुआ। वो बहुत गहरी नींद में थी जब उसकी आंखों के सामने धुंधले से मंजर उभर रहे थे। छोड़ो मुझे, रूहान मुझे बचाओ। वो चीखती हुई नींद से जागी थी। कोई है, बचाओ, रूहान। उसके लब बस एक ही इंसान को पुकार रहे थे। वो जो चैन से सो रहा था एक ही पल में हड़बड़ाकर उठ बैठा। हाथ से साइड टेबल का लैंप ऑन किया तो देखा वो सोफे पर बैठे सिर दोनों हाथों में दबाए फूट फूट कर रो रही थी। उसकी हिचकियां पूरे कमरे में गूंज रही थीं और रूहान का दिमाग एक ही पल में सन्न हो गया। वो कंबल फेंकते हुए नंगे पैर ही मुलायम कालीन पर चलता उसके पास पहुंचा। अगले ही पल उसने उसका बाजू पकड़कर उसे सोफे से खड़ा कर दिया। अचानक टूट पड़ी आफत पर वो घबरा कर सहम गई। चुप, एकदम चुप। वो गुस्से से उसका बाजू झंझोड़ते हुए दहाड़ा कि आलिया ने अपना सांस भी रोक लिया। वो सहमी हुई नजर से उसे देख रही थी और वो उसे भस्म कर देने वाली आंखों से घूर रहा था। दिन में क्या कम तमाशा लगा चुकी हो जो अब मेरी रातों का चैन भी हराम कर रही हो। वो बोला नहीं था, जहर से भरे लहजे में दहाड़ा था। और आलिया जो दर्द में डूबी आंखों से उसे देख रही थी, अगले ही पल सारा सब्र टूटते ही पूरी मजबूती से उसकी सीने से जा लगी। उसकी पीठ में अपनी नर्म उंगलियां धसाती एक जोरदार झटका लगा चुकी थी उसे। वो उसके सीने में जैसे सिमट कर छुप जाना चाहती थी और इसी कोशिश में वो और भी ज्यादा उसके करीब हो रही थी। इतना करीब कि उसकी नरम धड़कनें रूहान को अपने चौड़े सीने में दबती महसूस हुई। एक करंट था जो शहरोज रूहान के पूरे वजूद में दौड़ा था। वो कोई ब्रह्मचारी तो नहीं था ना, एक जवान मर्द था। पहली रात की दुल्हन जब उसके इतना करीब थी वो खुद को कैसे संभालता। वो अभी सिसकते हुए कुछ कह रही थी। उसका वजूद हल्के हल्के कांप रहा था और जब पीठ से होते हुए आलिया के हाथ उसके सीने पर आए थे और उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में दबोच लिया। मुझे बचाओ रूहान, ये वो शब्द थे जो रूहान के कान में पड़े थे और रूहान का पूरा वजूद पत्थर हो गया। वो साकित और सुन सा खड़ा रह गया। मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। रूहान। वो बहुत मुश्किल से हिचकियों के बीच ये बात कह पाई थी, मगर उसे क्या पता था कि जिससे वो अपना दर्द बयान कर रही है वो तो पत्थर है। ऐसा इंसान जिसके अंदर भावनाएं, भावनाओं के नाम की कोई भी चीज नहीं। उसकी आवाज मानो किसी अमृत जैसी थी, जैसे कोई मीठा गीत सुनाया जा रहा हो। लेकिन वो रूहान था जिसे उसकी आवाज से जरा भी फर्क नहीं था। वो तो अब तक उसके गले लगने के पहले सदमे से ही नहीं निकला था और उसकी जुबान से अपने लिए रूहान सुनकर तो जैसे उसके जिस्म में आग भड़क उठी थी। नफरत का उबाल अचानक बहुत तेज हुआ। उसने आलिया का हाथ झटकते हुए उसे अपने से दूर किया था। आलिया को लगा जैसे उसका बाजू शरीर से अलग हो गया हो। वो उसे खुद से दूर करते हुए उसे भस्म कर देने वाली नजरों से घूरने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, और ये क्या बकवास की थी अभी? वो बोला नहीं था, दहाड़ा था। वो आंसू भरी आंखों से बस उसे देख रही थी, फिर सर नामे हिलाते हुए कुछ कहने की कोशिश करने लगी। रूहान, मैं तो बस। लेकिन उसके शब्द गले में अटक गए क्योंकि रूहान की पकड़ उसके बाजू पर और भी ज्यादा सख्त हो गई थी। रूहान शब्द सुनकर उसे जैसे उसके सारे जख्म फिर से ताज़ा हो गए थे। ये शब्द उसे उस लड़की तक वापस ले गया था, यादों की एक ताज़ा कब्र तक। आलिया नम आंखों से सिर्फ उसे ही देख रही थी, आंखों में बेबसी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रूहान कहने की? बोलो, किसने तुम्हें इतना हक दे दिया? वो इतने गुस्से से दहाड़ा कि आलिया अंदर तक कांप गई। बड़ी मुश्किल से उसने कुछ कहने की हिम्मत जुटाई। वो, आपका नाम? वो बेहद मुश्किल से एक वाक्य बोल पाई थी। मेरा नाम शहरोज है, सिर्फ शहरोज। रूहान कहने का हक तुम्हें नहीं। आज के बाद ये शब्द तुम्हारे होठों से दोबारा ना निकले, वरना बोलने के लायक भी नहीं बचोगी। उसका बाजू जोर से झिंझोलते हुए वो उसे सख्त चेतावनी देता दरवाजे की ओर बढ़ा। कमरे का दरवाज़ा खोलकर उसने आलिया को बाहर धक्का देकर निकाल दिया। वो हैरानी, सदमे और अविश्वास भरी नज़रों से उसे देखती रह गई। आइंदा जब दूसरों की नींद खराब करने का हुनर खत्म हो जाए तब इस कमरे में आना, सख्ती से कहते हुए उसने उसके सामने दरवाज़ा बंद कर दिया और वो खाली आंखों से बस बंद दरवाजे को देखती रह गई।
होश में आते ही उसने दरवाज़ा पीटना शुरू किया। मैं कहाँ जाऊंगी? यहाँ बहुत ठंड है। प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। रूहान। एक पल के बाद ही वो रूहान कहते कहते चुप हो गई थी। अब वो ये लफ्ज़ ज़बान पर लाने की गुस्ताखी नहीं कर सकती थी। वो सख्त मनाही कर चुका था। और वो आलिया थी, उस व्यक्ति के हर आदेश को मानने वाली। वो बेबसी से वहीं दरवाजे के पास ज़मीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो अपनी तकलीफ़ किससे कहती? उसका तो इस दुनिया में कोई था ही नहीं। जिस शख्स की खातिर सालों तपते रेगिस्तान की धूप में जलती रही, जिसकी खातिर उसने कांटों से भरे रेगिस्तान में नंगे पांव सफ़र किया था, जिसके लिए उसने अपनी दिल दिमाग को जलते अंगारों पर रख दिया था, आज वही इंसान उसे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालकर फेंक चुका था। उसकी हिचकियां उस विशाल महल की दूसरी मंजिल तक गूंज रही थी, लेकिन कमरे के अंदर बैठे शायद उस इंसान के कान अब बहरे हो चुके थे। फिर वो खुल कर रोई थी। इस बार उसे किसी का डर नहीं था। रोते रोते जब गला थक गया, तब उसकी सांसें ठहरने लगी। ठंड ने उसके पूरे शरीर को बर्फ सा जमा दिया था। वो ज़मीन से उठी और वहां मौजूद लॉन्च के सोफे तक गई और बेबसी से वहीं बैठ गई। आलिया की आंखें भारी होती चली गईं और फिर उसे पता नहीं चला कि इतनी ठंड में इतने दर्द के बाद भी वो कैसे सो गई। ये उसके बचपन की आदत थी। जब उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती, उसे नींद भी बहुत आती थी और फिर नींद ही उसे सुकून भी देती थी। उसका दिमाग गहरी बेहोशी में चला गया। शहर पर अगली सुबह का आगाज़ हो चुका था। ये सुबह पिछली रात की तरह खौफज़दा नहीं थी। किसी ने उसका कंधा हिलाया तो वो घबराकर नींद से जागी। अपनी नींद से बोझिल आंखें खोलकर देखा तो वो उसके सामने ही खड़ा था, पिछली रात वाले ही अंदाज में और तीखे तेवरों के साथ आलिया को देख रहा था। वो जल्दी से उठकर बैठ गई और सवालिया नज़रों से रूहान को देखने लगी। जब वो पूरी तरह से होश में आई तो वो उसके सामने आकर बैठ गया। आलिया ने एक नज़र उसे देखा। उसका चेहरा फिर वही पिछली रात की तरह सख्त और संजीदा था। अगर तुम्हारी नींद पूरी हो गई हो तो? उसके इन छोटे से अल्फाज में भी तंज साफ छलक रहा था, जिसे आलिया महसूस कर सकती थी। वो बस दर्द के कड़वे घूंट निगलकर चुप हो गई। जल्दी से अपना हुलिया ठीक करो। उसका इशारा आलिया की लाल होती आंखों की तरफ था, जो पूरी रात रो रो कर सूज गई थी। इतना कहकर वो सोफे से उठा। हुलिया ठीक करने के बाद नीचे पहुंच जाना। और ध्यान रखना, मम्मा को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना फिर तुम जानती ही नहीं हो कि ये शहरोज रूहान क्या चीज है। इतना कहकर वो कमरे में जाकर गायब हो गया। आलिया ने पास ही पड़ा अपना दुपट्टा उठाया और गले में डाल लिया। एक नज़र उस कमरे के आधे खुले दरवाजे पर डाली जो पिछली रात उसके लिए बंद हो गया था और आज उसके लिए खुला था। वो सोफे से उठी और कमरे की ओर बढ़ गई। कमरे में दाखिल हुई और बिना कुछ बोले वॉशरूम की तरफ चली गई। कुछ देर के बाद वो फ्रेश होकर बाहर निकली तो उसने देखा वो शीशे के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। सफ़ेद शर्ट जिसके कफलिंग्स मोड़े हुए थे, काली जीन्स पहने बाल संवारने के बाद वो खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था। वो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई और सीढ़ियां उतरकर नीचे आई तो ज़ूबिया बेगम उसे डाइनिंग टेबल के पास नौकरानी को नाश्ता लगवाते हुए दिखाई दी। वो अभी सीढ़ियों पर ही खड़ी थी कि तभी रूहान उसके पास से गुजरता हुआ नीचे उतर गया। वो बिना नाश्ता किए, बिना अपनी माँ की कोई बात सुने अपने काम पर निकल गया। उसे यकीनन ऑफिस जाना था। वो आधी सीढ़ियों में खड़ी बस उसे जाता हुआ देखती रह गई। ज़ूबिया बेगम के चेहरे पर साफ गुस्से के आसार थे। यकीनन उन्हें रूहान से ऐसी उम्मीद नहीं थी, मगर उसने कौन सा ये निकाह अपनी मर्जी से किया था। आलिया को देखकर उन्होंने मुस्कुराकर उसे पास आने का इशारा किया। वो भी सारे कड़वे ख्याल झटक कर अपने चेहरे को नॉर्मल करती उनके पास जाकर बैठ गई। वो जानती थी कि रूहान का निकाह जबरदस्ती करवाया गया था, इसीलिए वो फिलहाल इस रिश्ते को स्वीकार करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी। उनके निकाह को 2 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन उसका रवैया अभी भी आलिया के साथ वैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो आलिया के कमरे में सोफे तक सीमित हो चुकी थी। आज ज़ूबिया बेगम ने उसे जबरदस्ती रूहान के साथ शॉपिंग के लिए भेज दिया, ये कहकर कि तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। वो शॉपिंग कराने तो ले गया। वो बहुत गुस्से में ड्राइविंग कर रहा था। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके बाहर आया तो एक भिखारी उसके सामने आ गया और उससे कुछ पैसे मांगने लगा। रूहान ने सर से लेकर पैर तक उसे घूर कर देखा था और फिर अगले ही पल बुरी तरह झाड़कर उसे वहां से भगा दिया। वो जो खड़ी खड़ी ये सोच रही थी कि वो उसकी मदद करेगा, उसे डांटता देखकर वो अंदर तक सन्न रह गई थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रूहान गरीबों से इतनी नफरत करता है। और उस दिन आलिया ने अपने होठों पर एक खामोशी का ताला लगा लिया, कभी कुछ ना बोलने के लिए। वो पार्किंग से ही कहीं चला गया था और आलिया को खुद शॉपिंग करने के लिए कहते हुए अपना कार्ड उसके हाथ में थमा दिया। आलिया को बेहद जिल्लत का एहसास हुआ था, मगर वो फिर से कड़वे घूंट लेकर चुप हो गई।
थोड़ी देर बाद वो वापस आ चुके थे। रात को वो कमरे के सोफे पर बैठकर एक किताब स्टडी कर रही थी। साथ ही रूहान बेड पर बैठा लैपटॉप पर सर झुकाए अपने काम में व्यस्त था। दोनों के बीच अजनबियत पहले दिन जैसी थी। इतने में कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो दोनों चौंके। नजर दरवाजे की तरफ गई। आलिया को याद आया शायद नौकरानी सामान लेकर आई होगी। उसने किताब वहीं सोफे पर रखी और दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजा खोला लेकिन सामने जो मौजूद था उसे देखकर आलिया की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। रूहान इन सब से बेखबर बेड पर बैठा अभी भी आराम से अपना काम कर रहा था। आलिया की नजर कमरे में मौजूद सोफे पर गई जहां अब भी कंबल पड़ा हुआ था। फिर उसने उसी घबराई हुई नजर के साथ सामने खड़ी ज़ूबिया बेगम को देखा था। मम्मी जी, आप। शब्द उसकी जबान साथ छोड़ रहे थे। हाँ, मैं क्यों? क्या मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती? और ये मेरे सामने दीवार बनकर क्यों खड़ी हो? हटो साइड पर। उनके लहजे में रौब और दबदबा था। आलिया घबराहट से साइड पर हो गई और उन्हें रास्ता दे दिया। वो जानती थी कि अभी कुछ ही देर में कमरे का माहौल बदलने वाला है। दरवाजा बंद करते ही जैसे ही पलटी, उसने देखा कि ज़ुबिया बेगम आश्चर्य से सोफे की तरफ देख रही थी। रूहान ने जैसे ही अपनी माँ को देखा तो उसके चेहरे का खून भी उतर गया। वो जल्दी से बेड से उठकर खड़ा हुआ। मम्मा, आप यहाँ? ज़ुबिया बेगम अब पूरे कमरे का निरीक्षण कर रही थी। फिर उन्होंने उसी गुस्से से आलिया को देखा। तुम यहाँ सोती हो? उनके लहजे की सख्ती पर आलिया ने चुपचाप निगाहें झुका ली। उन्होंने उसी गुस्से से रूहान को देखा। इतने बड़े बेड पर क्या इसके लिए जगह नहीं बन सकती? उनके लहजे की तीखी सख्ती पर दोनों ही शर्मिंदगी से नजरें झुका चुके थे। आलिया को ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन में धंस गई हो। ज़ुबिया बेगम उन्हें ही गुस्से से घूर रही थी। चलो, 1 मिनट के अंदर बेड पर पहुंचो, उन्होंने सख्ती से आलिया को आदेश दिया। आलिया ने चेहरा उठाकर घबराहट से ज़ुबिया बेगम को देखा। लेकिन वो मैं कैसे? शब्द उसकी जबान साथ छोड़ रहे थे। उसके लहजे की घबराहट पर ज़ुबिया बेगम को हंसी रोकने पर मजबूर कर रही थी, मगर वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभाले खड़ी थी। बिल्कुल, तुम इसकी बीवी नहीं हो क्या? क्या तुम भागकर आई हो? आलिया उनकी बात पर चौंकी, फिर तुरंत इनकार में सर हिलाने लगी। नहीं ना, पूरी इज्जत से निकाह करके लाया है ये तुम्हें, तो जितना इस कमरे की हर चीज पर इसका हक है उतना ही तुम्हारा भी है। जल्दी से मेरे सामने ही बेड पर जाओ। ज़ुबिया बेगम के लहजे में जरा सी भी नरमी नहीं थी। उसने डरते हुए रूहान की ओर देखा, जिसके चेहरे पर बिल्कुल भी कोई भाव नहीं था। आलिया ने डरते हुए सोफे से कंबल उठाया, लेकिन इससे पहले कि वो उसे बेड पर रख दी, ज़ुबिया बेगम फिर बोली, ये इतना बड़ा ब्लैंकेट बेड पर पड़ा है, क्या तुम्हारे लिए कम है जो ये भी साथ में पकड़ लिया? वापस रख कर आओ इसे। उनके लहजे में और भी गुस्सा शामिल हो चुका था। आलिया डरते हुए जल्दी से ड्रेसिंग रूम में चली गई। ज़ुबिया बेगम रूहान के बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो गई। तुम्हें शर्म नहीं आती? वो वहां सोफे पर जैसे तैसे कंफर्टेबल होकर सोती होगी। तुम्हें जरा भी अंदाजा है शहरोज, क्यों उस लड़की को तकलीफ देते हो? इस बार उनके लहजे में झुंझलाहट थी। मम्मा, आपको नहीं लगता कि आपको मेरी मैरिड लाइफ से दूर रहना चाहिए और उसे मुझे अपने तरीके से हैंडल करने देना चाहिए? वो धीमे स्वर में बुदबुदाया था, जिससे कि ज़ुबिया बेगम को और भी गुस्सा आया। अगर मैं तुम्हें कुछ गलत करने को कहूं तो फिर मेरी बात मत मानना, लेकिन मैं कुछ गलत होते नहीं देख सकती शहरोज। या फिर कहीं तुम्हें इस बात का तो डर नहीं कि अगर वो तुम्हारे करीब आ गई तो तुम बहक सकते हो और गलती से मुझे दादी बनने की खुशखबरी मिल सकती है? माँ की बात सुनकर उसका चेहरा लाल हो गया। मम्मी, वो दबी दबी आवाज में गुर्राया। उन्होंने रूहान का गाल थपथपाया। फिक्र मत करो, वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे निकाह में है और वो तुम्हारे लिए जायज है। क्यों भूल जाते हो ये बात? और जिस ख्याल से तुम डरे हुए हो कि बहक जाओगे, तो उसे बहकना नहीं, पति पत्नी का प्यार कहते हैं। मैं उंगलियों पर तुम्हारी शादी के दिन गिन रही हूँ कि कब मुझे दादी बनने की खुशखबरी मिलेगी, और इधर मेरा बेटा है कि मेरी खुशियों पर पानी फेरने पर तुला हुआ है। वो नरमी से धीमे आवाज में बोल रही थी ताकि आलिया उनकी बात सुन ना सके, जबकि माँ की बातें सुनकर रूहान का बस नहीं चल रहा था कि कहीं कोने में जाकर छुप जाए, क्योंकि उसे अपनी माँ से ऐसी बातों की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। आलिया ब्लैंकेट वापस कबर्ड में रखकर ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली तो ज़ुबिया बेगम सिर्फ उसे ही देख रही थी। उनकी आंखों की सख्ती देखकर वो जल्दी से बेड की दूसरी ओर जाकर लेट गई और रूहान की नजरों से बचने के लिए ब्लैंकेट सिर तक ओढ़ लिया। ज़ुबिया बेगम के होठों पर मुस्कान तैर गई। अगर आज के बाद मैंने उसे दोबारा सोफे पर सोते देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा रूहान। वो उसे चेतावनी देकर कमरे से बाहर निकल गई और रूहान का मन किया कि वो अपना सर पीट ले। वो कहाँ फंस गया था? उसने एक नजर आलिया पर डाली, जो ब्लैंकेट सिर तक ओढ़कर ऐसे लेटी थी जैसे रूहान की डांट और गुस्से से छिपना चाहती हो। वो कमरे में इधर उधर चक्कर काटने लगा। नींद आंखों से दूर थी। कुछ देर के बाद आलिया ने करवट बदली। उसके चेहरे से ब्लैंकेट सरक गया तो उसने देखा वो गहरी नींद में सो चुकी थी। उसकी नजर सोफे पर गई
जो बहुत छोटा था। न जाने वो करवट बदलकर कैसे सोती होगी। एक पल के लिए रूहान के दिल में कसक सी उठी, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर बेड पर पड़ी तो उसका गला अंदर तक जल उठा। हरगिज नहीं, मैं उसके साथ एक बेड और एक ब्लैंकेट कभी शेयर नहीं कर सकता। गुस्से के मारे उसका बुरा हाल था। रात के 12 बज चुके थे। काम करना तो वो भूल ही गया था। उसने लैपटॉप बंद किया, साइड टेबल पर रखा और फिर कमरे में चक्कर लगाने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि आलिया नींद में बेचैन है। वो नींद में करवटें बदलते हुए कुछ बड़बड़ा रही थी। नहीं, कोई है, बचाओ, मम्मा पापा, नहीं प्लीज छोड़ो मुझे, रूहान रूहान। धीरे धीरे उसकी चीखों की आवाज पूरे कमरे में भरने लगी। रूहान हैरानो परेशान उसके पास पहुंचा। वो अपना सिर तकिए पर पटक रही थी, जैसे नींद में कोई बहुत डरावना सपना देख रही हो। प्लीज डोंट लीव मी, प्लीज डोंट लीव मी रूहान। रूहान। उसकी आंखें ऊंची होने लगी, उसकी चीखें ऊंची होने लगी। रूहान ने उसका गाल थपथपाया। आलिया, होश में आओ। वो हैरान था कि इस लड़की को अचानक क्या हो गया। वो अब रो रही थी, उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। आलिया। रूहान ने उसे दोनों कंधों से पकड़कर जोर से झंझोड़ा। एकदम होश में आने के बाद आलिया ने अपनी आंखें खोली और अपने पास बेड पर उसे बैठे देखा। उसकी आंखों में नमी भर आई। वो दोनों हाथ चेहरे पर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। अब उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि उठकर उस शख्स के सीने से लग जाए, क्योंकि शादी की पहली रात उसने यही सपना देखा था। और जब वो उसके सीने से लगी थी तो उसने कितनी बेदर्दी से उसे झटक दिया था। क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? रूहान ने नापसंद से उसे देखकर पूछा, मगर शायद वो उसे सुन ही नहीं रही थी। आखिरकार रूहान ने झंझलाते हुए उसे गुस्से से डांटा, बस चुप, एकदम चुप, खबरदार, अगर अब तुम रोई तो बहुत बुरा पेश आऊंगा। वो इतने सख्त लहजे में बोला कि एक पल में ही आलिया के आंसू रुक गए। उसने अपना सांस भी रोक लिया था। अब वो डरते हुए बेड पर कंबल सिर तक तानकर खुद पर काबू पाने लगी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो बहुत बुरी तरह रो रही थी। रूहान को खुद पर गुस्सा आया कि क्या जरूरत थी उससे बहस और गुस्सा करने की। वो इस लड़की के रोने से झुंझला गया था। आखिर उसके रोने से रूहान को बुरा क्यों लग रहा था? उसे तो उसका रोना जहर लगना चाहिए था। अच्छा बस ठीक है, ये क्या हर वक्त रोने धोने बैठ जाती हो? बेचारी से कहते हुए वो बेड के दूसरी तरफ चला गया और लेट गया। आलिया ने अपने आंसू पोंछे, एक नज़र उसे देखा और बिना महसूस कराए बेड के किनारे की तरफ खिसकती हुई करवट लेकर दोबारा सोने की कोशिश करने लगी और अपने आप को उस डरावने ख्वाब के असर से बाहर निकालने लगी। रूहान ने एक नज़र उसकी पीठ को देखा, फिर सर झटकते हुए उसकी तरफ से पीठ करके बेड की दूसरी ओर लेट गया। मगर नींद तो आंखों से कोसों दूर थी, आनी ही नहीं थी। उसकी आंखों के सामने अपना अतीत जो घूमने लगा था। वो अतीत में कहीं जाकर खो गया था। वो 13 साल का था जब हमेशा की तरह मम्मी से नाराज होकर स्कूल के पास पार्क में जाकर बैठ गया। तभी उसने पहली बार उस लड़की को देखा था। वो 6-7 साल की एक बच्ची बहुत खूबसूरत और रो रही थी, न जाने क्यों, लेकिन रूहान को उसका रोना बुरा लगा। वो उसके पास ही बेंच पर बैठ गया। वो देखने में बहुत ही मासूम और बहुत प्यारी थी। दोपहर का वक्त था, पूरा पार्क खाली था। वे बस दोनों वहां पर मौजूद थे। रूहान ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसकी ओर बढ़ाया। ऐसे क्यों रो रही हो? उसने चेहरा मोड़े उस बच्ची से पूछा। रूहान की आवाज पर उस बच्ची ने चेहरा उठाकर उसे देखा और उसकी आंखों में चमकती नमी देखकर रूहान को अपना दिल बेकाबू होता महसूस हुआ। वो बहुत खूबसूरत बच्ची थी और पहली ही नजर में शायद रूहान के सीने में कहीं गहराई तक उतर गई थी। मम्मी ने डांटा। वो रूहान के हाथ से रुमाल पकड़कर अपने आंसू पोंछते हुए बोली, तो रूहान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट बिखर गई। अच्छा, और क्यों डांटा तुम्हारी मम्मी ने? रूहान ने अगला सवाल किया। मेरी सारी फ्रेंड्स के पास इतनी बड़ी बड़ी बारबी डॉल हैं। मुझे भी बारबी डॉल चाहिए, मगर मम्मी ने कहा कि अभी पैसे नहीं है। रूहान के चेहरे पर भी दर्द उभर आया। उसकी मुस्कुराहट सिमट गई। तुम तो खुद इतनी प्यारी सी बारबी डॉल हो, तुम्हें किसी बारबी डॉल की क्या जरूरत है? मगर फिर भी अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा। उसकी बात सुनकर बच्ची ने मासूमियत से आंखें टिमटिमाई। क्या सच में मैं बारबी डॉल हूँ? वो बेहद अविश्वास से पूछ रही थी। तो रूहान ने सर हाँ में हिलाया। उसने उस वक्त हल्के पर्पल रंग की फ्रॉक पहन रखी थी। हाँ, तुम्हें पता है तुम बहुत खूबसूरत बारबी डॉल हो। क्या मुझसे दोस्ती करोगी? मेरी बारबी डॉल बनोगी? रूहान ने अपना हाथ फैलाए तो वो खुलकर मुस्कुराई और फिर रूहान के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। ओके फ्रेंड्स, वो खुश होकर बोली। रूहान के चेहरे पर बहुत गहरी मुस्कान उभरी। अच्छा बताओ, तुम कहाँ रहती हो? रूहान ने आसपास देखते हुए पूछा। यहीं पास ही 2 गली छोड़कर हमारा घर है। रूहान हैरान हुआ। तू यहाँ अकेली आई हो?
वो बेहद अविश्वास में था। उसने धीरे से सर हिला दिया। हाँ, जब मैं उदास होती हूँ तो यहाँ आकर बैठ जाती हूँ। रूहान मुस्कुरा दिया। ठीक है, तो फिर हम रोज यहीं मिला करेंगे। डन। उसने एक बार फिर अपना हाथ आगे किया तो आलिया मुस्कुराकर रूहान के हाथ पर अपना हाथ रख चुकी थी। लेकिन आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया। रूहान की मुस्कान गहरी हुई। शहरोज रूहान। तुम मुझे बस रूहान कहकर बुला सकती हो। रूहान कहने का हक मैं सिर्फ अपने दोस्तों को देता हूँ, और आज से तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैं कल तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आऊंगा। वो साफ देख सकता था कि आलिया का पहनावा एक बेहद गरीब परिवार जैसा था, लेकिन फिर भी वो बस उसकी तरफ कदम बढ़ा चुका था, जो बेहद रॉयल फैमिली से संबंध रखता था। और यूं दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। उसके बाद दोनों रोज उसी पार्क में मिलने लगे। रूहान उसके लिए चॉकलेट्स लेकर आता और वो उसके साथ बहुत खुश रहता। वो उसे बारबी कहकर ही बुलाया करता था। अब तक उसे उसका असली नाम भी नहीं पता था। लेकिन 2 महीने के बाद ही जमाल साहब ने उससे कहा कि रूहान को वो अपने साथ एमराड लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें रूहान को एक बेहतरीन बिजनेसमैन बनाना है और इसके लिए उसका एमराड में पढ़ना जरूरी है। रूहान जाना नहीं चाहता था, लेकिन बाप की जिद के आगे उसे जाना पड़ा। वो हमेशा की तरह पार्क में बैठी रूहान का इंतजार कर रही थी। जब वो उसे पार्क में आता दिखाई दिया और आलिया ने उसे देखा तो खुश होकर चहक उठी। आज तुमने इतनी देर लगा दी रूहान, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसने चिंतित होकर कहा। सॉरी, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बहुत इंतजार करवाया। वो उसके पास ही बैठ गया, मगर आज साफ परेशान था। क्या बात है, आप कुछ परेशान है? वो छोटी जरूर थी लेकिन बहुत समझदार थी। हाँ, मैं बाहर जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, और हो सकता है कि मैं कई साल बाद वापस आऊं। क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? उसने दुख भरे स्वर में पूछा। दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि उसे छोड़कर कहीं जाए, और उसकी बात सुनते ही आलिया पल भर में उदास हो गई। अगर आप चले गए तो मैं चॉकलेट्स किसके साथ शेयर करूंगी? मैं अपने दिल की बातें किसे बताऊंगी? प्लीज मत जाए रूहान, उसने तड़प कर कहा। रूहान के सीने में जैसे कुछ तेजी से टूट गया। मैं तुमसे वादा करता हूँ, वापस आते ही सबसे पहले मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास ले आऊंगा। क्या तुम भी मुझसे वादा करोगी? उसने अपना हाथ आलिया के सामने फैलाया। वो हैरानी से कभी रूहान को तो कभी उसके हाथ को देखती रही। फिर बिना एक पल सोचे उसने अपना हाथ रूहान के हाथ पर रख दिया। मैं चाहता हूँ कि जब तुम बड़ी हो जाओ तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी बनाकर ले जाऊं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो 13-14 साल का बच्चा जो जितना छोटा था उतना ही समझदार और ज़हीन था। इतनी सी उम्र में वो उससे ऐसा वादा मांग रहा था, और उस छोटी लड़की ने भी बिना कुछ सोचे समझे हाँ में सर हिला दिया, जिसे उस वक्त शादी और प्यार का मतलब भी नहीं पता था। फिर रूहान ने एक डायरी जो वो अपने साथ लेकर आया था उसके सामने रखी। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। इसके साथ एक लकड़ी का बहुत खूबसूरत डिब्बा भी था, जिसके ऊपर एस और आर लिखा हुआ था, यानी शहरोज रूहान। वो बॉक्स उसने असल में अपने लिए बनवाया था, मगर अब उस बॉक्स को वो अपनी याद के तौर पर अपनी बाबी डॉल को देकर जा रहा था। अगर कभी तुम्हें मेरी याद आए और मुझसे बात करने का दिल चाहे तो इस डायरी पर सब कुछ लिख देना। मैं वापस आकर सब कुछ पढ़ूंगा। हम बहुत जल्दी यहीं पर मिलेंगे। तुम मेरा इंतजार करोगी ना बाबी डॉल? उसने घबराकर पूछा तो आलिया ने सिर से हिलाया। मैं सारी जिंदगी आपका इंतजार करूंगी रोहान, जल्दी वापस आइएगा, मैं आपकी मुंतजिर रहूंगी। वो चला गया, लेकिन अमरात पहुंच जाने के बाद भी उसका ध्यान उस लड़की से हट नहीं पाया। न जाने क्यों, लेकिन उसे उस लड़की से सच्ची मोहब्बत हो गई थी। क्यों हुई, कैसे हुई, ये बात वो खुद भी नहीं जानता था। वो इतनी प्यारी थी कि पहली नज़र में ही उसके दिल के अंदर सबसे गहरे हिस्से में पूरे हक से बैठ गई थी। 12 साल तक, पूरे 12 साल के बाद वो हिंदुस्तान वापस आया था। सबसे पहले वो अपनी बाबी डॉल को ढूंढने गया, क्योंकि उसे घर याद था। जब वो वहां पहुंचा तो पता चला कि उस घर के रहने वाले और उनकी बेटी 5 साल पहले कार हादसे में मर चुके थे। और वो सच्चाई रूहान की जिंदगी की सबसे डरावनी सच्चाई थी। वो एकदम बच्चों की तरह फूट फूट कर रोया था। उसके माँ बाप बहुत हैरान थे। उस हादसे को अब 4 साल बीत चुके थे, मगर रूहान आज भी उस लड़की को भूला नहीं था। वो आज भी उसकी आंखों को याद करता था। फज्र की अजानों ने उसे होश में लाया। उसने चौंक कर इधर उधर देखा। नया दिन उतर चुका था। उसकी नज़र बेड पर गई जहां आलिया सो रही थी, लेकिन लग रहा था कि उसे बुखार है। शायद कल रात वो बहुत ज्यादा डर गई थी। उसका रूहान कहना रूहान को फिर उस लड़की तक ले गया था जो अब उसकी दुनिया में कहीं भी मौजूद ना थी। न जाने क्यों, लेकिन वो वादा जो उसने उस पार्क में बैठकर किया था आज भी उसके कानों में गूंजता था। वादा करो मुझसे कि तुम कभी भी किसी और लड़की को अपना दोस्त नहीं बनाओगे। तुम्हारी जिंदगी में आने वाली मैं पहली और आखिरी लड़की सिर्फ तुम्हारी भाभी डॉल होगी। वो ये वादा करके ही अमरात गया था।
तो फिर वो कैसे किसी और लड़की से मोहब्बत करने का सोच सकता था। माना कि आलिया बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वादा तो वादा होता है। इस वक्त वो उसके निकाह में भी थी, मगर वो अपनी बाबी डॉल से किया हुआ वादा तोड़ नहीं सकता था। उसके लिए वो बहुत खास थी। जब वो उदास होता तो वो उसे हंसाती थी। वो दोनों घंटों पार्क में बैठकर बातें करते थे। वो उसे अपने स्कूल के बारे में बताती, जो वहाँ इलाके के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि वो बहुत गरीब घर की बेटी थी, लेकिन फिर भी उसे उससे मोहब्बत थी। और आज उसके निकाह में शहर की सबसे अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी, मगर उसे फिर भी वही लड़की ज्यादा अजीज थी, जो एक गरीब नौकर की बेटी थी। वो चुपचाप बेड से उठा और कमरे से बाहर चला गया। पीछे आलिया उसकी सोचों से बेखबर गहरी नींद में सो रही थी। शायद उस डरावने ख्वाब की वजह से आलिया को बुखार हो गया था। वो 3 दिन तक बुरी हालत में रही और रूहान उसे इस तरह बीमार देखकर और भी परेशान हुआ। 3 दिनों से जुबिया बेगम उसके पास ही थी। जमाल साहब तो अपनी एक बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में 2 हफ्तों के लिए देश के बाहर गए हुए थे। न जाने क्यों, लेकिन इस लड़की को इस हालत में देखते ही रूहान ने उससे लड़ने का इरादा छोड़ दिया था। मगर वो खुद को उस लड़की के जादू से दूर कर देना चाहता था। उसे पता था कि अगर ये लड़की और ज्यादा उसके साथ रही तो वो सच में पागल हो जाएगा। कुछ ही दिनों में आलिया की तबीयत बेहतर हो गई थी। अब रूहान का रवैया भी पहले जैसा कड़वा नहीं रहा था। जमाल साहब भी वापस आ चुके थे। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, अक्सर वो घर से गायब रहता। रात को बहुत देर से घर आता और सुबह जल्दी निकल जाता। आलिया से बात करने का जैसे उसे मौका ही नहीं मिलता था। या फिर वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा था कि उसे नजरअंदाज करता, कि उससे बातचीत न करना पड़े। ये रात का समय था। रूहान ने कमरे का दरवाजा खोलकर भीतर कदम रखा तो आलिया ड्रेसिंग रूम से बाहर आ रही थी। रूहान अपना मोबाइल और कार की चाबियां साइड टेबल पर रख रहा था जब आलिया उसके बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रूहान ने पलटकर उसे देखा। कुछ दिनों से आलिया अपना बहुत ख्याल रखने लगी थी। आज भी उसने मेहरून कलर का नाइट ड्रेस पहन रखा था। रूहान ने उसकी तरफ से निगाहें चुराते हुए चेहरा मोड़ लिया। बोलो। उसका लहजा हर किस्म के जज्बे से खाली था। मैं सोच रही थी, अगर कल आपके पास टाइम हो तो हम कहीं लंच पर चले। आलिया ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। वो अपने और रूहान के रिश्ते को बेहतर बनाना चाहती थी। वैसे भी अब रूहान का व्यवहार उसके साथ काफी हद तक बदल चुका था। उसके होठों पर एक उम्मीद भरी मुस्कान थी। मेरे पास किसी भी फिजूल लंच के लिए टाइम नहीं है, रूहान ने चेहरा मोड़े कुछ गुस्से से कहा। आलिया ने हैरानी से उसे देखा। टाइम तो निकालना पड़ता है। क्या आपको नहीं लगता कि हमें अब अपने रिश्ते को बेहतर करना चाहिए? मैं जानती हूँ कि हमारा निकाह जिन हालात में हुआ वो हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम अपने रिश्ते को वक्त दें, समझें, एक दूसरे को जानें। कभी ना कभी किसी न किसी जगह से हमें स्टार्ट तो करना ही होगा ना। आलिया ने नर्म लहजे में अपनी बात समझाई थी। रूहान का दिल एक पल के लिए धड़का, लेकिन उसने अपने दिल को सुलाते हुए बेरहमी का नकाब ओढ़ लिया। जिस शुरुआत की तुम बात कर रही हो ना, उसके लिए लंच को बीच में क्यों ला रही हो? साफ साफ कह दो कि मेरे करीब आना चाहती हो। मेरे बिस्तर तक तो आ ही चुकी हो, मेरी बाहों में भी आना चाहती हो। यही मकसद है ना तुम्हारा? यही शुरुआत चाहती हो ना तुम? वो एक झटके से उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब कर चुका था और उसके दोनों जबड़ों को अपनी सख्त पकड़ में दबोच गया, जबकि दर्द और इंसल्ट के एहसास से आलिया का चेहरा लाल हुआ था। वो बात को कहीं से कहीं ले जा रहा था। तुम्हें लगता है कि मैं इस रिश्ते की स्टार्टिंग तुम्हें चूम कर, तुम्हें बाहों में भरकर और तुम पर अपना आप निछावर करके करूंगा, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है और इस गलत फहमी को अपने दिल से निकाल दो। उसी हाथ से उसके नर्म होठ को मसलते हुए वो गुस्से से फुनकारा था और एक झटके से उसे दूर धक्का दिया था कि वो बेड पर जाकर गिरी थी। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? तुम्हारे साथ रहने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। पहले भी कह चुका हूं और अब भी कह रहा हूं कि मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना कल होगी। मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता। आलिया की आंखों में जैसे कांच की किरचें चुभ गईं। उसे भी गुस्सा आ गया। आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? जब मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, खुद को आपकी पसंद नापसंद के मुताबिक बदल रही हूं, तो फिर मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों? वो भी कड़वाहट से बोली। रूहान आगे बढ़ा और सख्ती से उसका बाजू पकड़ लिया। मगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि नफरत करता हूं तुमसे, बेहद नफरत। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, सब कुछ बिखर गया है। तुम्हारे आने से पहले जिंदगी कितनी सुकून वाली थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैं रात को चैन से सो तक नहीं पाता। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। समझ नहीं आती तुम्हें? नफरत है मुझे तुमसे, और सबसे ज्यादा नफरत तुम्हारी इन काली आंखों से है। सुन लिया सच तुमने? मेरी जिंदगी अजाब बना दी है तुमने। वो गुस्से से चीखा था। आलिया की आंखों में अचानक कुछ टूट कर बिखर गया। दिल या रूह समझ न सकी। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी रूह शरीर से खींच कर निकाल दी हो।
रोकने के बावजूद आंसू गालों पर फिसलने लगे। फिर अचानक मानो दिमाग ने बोलने की ताकत वापस पाई हो। वो दर्द भरी मुस्कान मुस्कुराई थी। अच्छा, ऐसा है। मैंने आपकी जिंदगी आजाब कर दी है तो ठीक है, खत्म कर दीजिए सब कुछ। छोड़ दीजिए मुझे, तलाक दे दीजिए ताकि मैं आपकी जिंदगी से चली जाऊं। आप नफरत करते हैं ना मुझसे, तो मैं भी वादा करती हूँ आपसे, आइंदा कभी आपको नजर नहीं आऊंगी। छोड़ना है तो तलाक तो देनी होगी। आज फैसला आर्या पार कर ही देते हैं। जब हम दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते तो बहुत इज्जत से इस रिश्ते को खत्म कर देते हैं। आलिया बेबसी से चिल्लाई थी। उसकी सहनशक्ति की हद हो चुकी थी। इस आदमी की बेरुखी और ठंडेपन ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसने गुस्से में पलटकर अपना मोबाइल उठाया। फाइन, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए। इतना कहते ही उसने किसी का नंबर डायल किया। आलिया पत्थर बनी उसे देखती रही। वो किसी से बात कर रहा था। मुझे तलाक के कागजात बनवाने हैं, जल्द से जल्द बन जाने चाहिए। और आलिया को ऐसा लगा मानो पूरा मलिक हाउस की इमारत उसके सिर पे गिर गई हो। वो तो पलकों पर उम्मीद सजाए बैठी थी और वो उसे छोड़ने पर आमादा खड़ा था। इतनी आसानी से, इतनी जल्द? आलिया को लगा अब वो खड़ी भी नहीं रह पाएगी। तो ये तय था कि अब वो दोनों अलग अलग राहों के मुसाफिर बनने वाले थे, जो कभी एक नहीं हो सकते थे। वो निराशा में सिर हिलाते हुए पीछे हटती चली गई और फिर कमरे से बाहर चली गई। उस रात के बाद दोनों के बीच एक शब्द भी नहीं हुआ। ये दिन के 11 बजे का वक्त था। आलिया स्टडी टेबल पर बैठी अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। वो जानती थी कि रूहान इस वक्त घर पर नहीं होता, इसीलिए वो सुकून से लिख पा रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो चौंकी। उसने लिखना छोड़ा और दरवाजे तक गई। दरवाजा खोला तो सामने एक नौकरानी खड़ी थी। आलिया ने नौकरानी को सवालिया नजरों से देखा तो उसने एक खाकी लिफाफा आलिया की तरफ बढ़ाया। मैम, शायद सर के कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, कोरियर वाला देकर गया है। आलिया ने हल्के से अच्छा कहा और लिफाफा ले लिया। दरवाजा बंद किया और स्टडी टेबल तक आकर बैठ गई। क्या ऐसा भी हो सकता है? ऐसा क्या हो सकता है इन कागजों में? वो सोच में पड़ गई, खोले या ना खोले। लेकिन उसके भीतर की जिज्ञासा हावी हो गई और उसने लिफाफा खोल ही लिया। अंदर एक कागज था। जैसे उसने कागज खोला और उस पर लिखी हुई बातें पढ़नी शुरू की, उसकी सांसें अटक गई। वो कागज आलिया को अपनी मौत का फरमान लगा, क्योंकि वो तलाकनामा था। यानी कि सच में रूहान ने गुस्से में तलाक के कागजात बनवा लिए थे। और यकीनन वो वही कागजात होंगे जो उसके वकील ने बनाकर भेजे थे। यानी कि वक्त आ चुका था उन दोनों के अलग होने का। उसकी आंखों से आंसू निकलकर गालों पर फिसल पड़े। वो गार्डन में बैठा था जब जमाल साहब उसके पास आकर बैठे। इससे पहले कि वो उठकर जाता, उन्होंने रूहान का हाथ पकड़ लिया। बैठो शहरोज, तुमसे कुछ बात करनी है। रूहान चुपचाप बैठ गया। आलिया मुझे अपनी बेटियों की तरह प्यारी है। मेरी अपनी कोई बेटी तो नहीं, अगर होती तो शायद बिल्कुल आलिया जैसी होती। मैं देख रहा हूं तुम्हारा उससे व्यवहार ठीक नहीं। उस लड़की की आंखों में तुम्हारे लिए मैंने बेहिसाब मोहब्बत देखी है। वो बहुत अच्छी है, उसे मत छोड़ना। कुछ भी हो जाए उसे तकलीफ मत देना, उसका दिल मत तोड़ना। मैंने बहुत मान से उसे अपनी बहू बनाया था। उसके बाप से वादा किया था कि कुछ भी हो जाए आलिया सारी जिंदगी मेरी बेटी रहेगी। और मुझे शर्मिंदा मत करना शहरोज। कुछ पल के लिए वो चुप हो गए। रूहान को अपनी आंखों से आंसू बहते महसूस हुए। जानते हो, लड़कियों के दिल बहुत नाजुक होते हैं। कभी कभी मैं खुद को आलिया का कसूरवार समझने लगता हूँ। बहुत मान से उसे तुम्हारे साथ ब्याह कर लाया था, लेकिन तुम्हारा उसके साथ जो व्यवहार है वो मुझे शर्मिंदा कर रहा है। उसका दिल मत तोड़ना शहरोज। जमाल साहब की आवाज विनती में बदल चुकी थी और जैसे रूहान अचानक किसी गहरी नींद से जागा हो। जो लड़के इस दुनिया में थी ही नहीं, उसके पीछे वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा था, न जाने कितनों को रुला रहा था। उसकी माँ ने भी उसे समझाया था और अब उसके पापा उसे समझा रहे थे। तो क्या वो अपने माँ बाप की खातिर उस लड़की के साथ अपना रिश्ता संभाल नहीं सकता था? अगर उसकी बाबी डॉल इस दुनिया में होती तो अलग बात थी, लेकिन जब वो इस दुनिया में थी ही नहीं तो क्यों आलिया की आंखों में आंसू देखकर उसकी तकलीफ का कारण बन रहा था? उसने अपने पापा की आंखों में देखा, जहां एक इल्तिजा उमड़ रही थी। मैं आपसे वादा करता हूँ डैड, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं ये रिश्ता कभी टूटने नहीं दूंगा। वो जल्दी से बोला और तेजी से बेंच से उठा। जेब से मोबाइल निकालकर उसने किसी का नंबर मिलाया। 2 मिनट के बाद कॉल रिसीव हुई। मुझे तलाक के कागजात नहीं बनवाने, उसने तत्काल कहा। लेकिन कागजात तो मैं तुम्हारे घर भेज चुका हूँ। रूहान, अब तक तो शायद किसी ने रिसीव भी कर लिए होंगे। और रूहान ने ये बात अविश्वास के साथ सुनी। उसे लगा जैसे सब खत्म हो जाएगा। नहीं, अब वो आलिया को छोड़ना नहीं चाहता था। अब वो तय कर चुका था। उसके पास वापस लौट आई थी। उसने एक बार फिर डायरी पर लिखे वो अल्फाज पढ़ने चाहे। कहा था ना मैंने, आलिया कुछ नहीं भूलती। मैं तो कभी आपको नहीं भूली, मगर आप सब कुछ भूल गए।
इश्क के पहले ही चैप्टर में आप फेल हो गए। खैर, ये आलिया फिर भी आपको माफ करती है, लेकिन आप मेरे इस इश्क के गवाह रहिएगा कि मैंने आपसे इश्क किया है। रूहान, हाँ, यही सच है, मैं ही आपकी बाबी डॉल हूँ। रूहान का पूरा वजूद बर्फ बन गया। इस खुलासे ने उसे अर्श से फर्श पर लाकर पटक दिया था। हवा के एक सरसराते झोंके ने उसे साकित कर दिया। ये कैसा खुलासा था? उसके आसपास सब कुछ ठहर गया था। जिंदगी का हर खूबसूरत पल आंखों के सामने घूम गया। उसके साथ गुजारा गया बचपन, उसके साथ बिताया हर एक लम्हा, उसके किए हर एक वादे, हर याद उसकी आंखों में झिलमिलाने लगी। वो इतने अरसे से उसकी बीवी बनकर उसके घर में उसके साथ रह रही थी, और वो कैसे जान नहीं पाया कि वो उसकी ही बाबी डॉल थी? वो उसे कैसे पहचान नहीं सका? क्या वो उसे भूल सकता था? दिल ने फौरन कहा, हरगिज नहीं। हाय, वो कैसे उस दीवानी को बताता कि वो तो उसे कभी भूला ही नहीं था। लेकिन वो थी कहाँ? वो शुरू से सब जानती थी, तो फिर आज तक उसने रूहान को सच क्यों नहीं बताया? क्या वो उसकी बेबसी का तमाशा देखना चाहती थी? डायरी में और भी बहुत कुछ लिखा था, लेकिन वो डायरी वहीं रख चुका था। उसे अभी आलिया से बहुत सारे सवालों के जवाब लेने थे। ये सब सोचते हुए वो अपनी डायरी वहीं स्टडी टेबल पर रखकर कमरे से बाहर भागा। स्टडी टेबल के किनारे पर वो डायरी पड़ी थी और दूसरे किनारे पर वो तलाकनामा। किसी भी कीमती चीज की कदर सिर्फ मिलने से पहले और खोने के बाद होती है, और रूहान नहीं जानता था कि वो कितनी कीमती चीज खो चुका था। वो खुद अपने हाथों से अपना हंसता बसता आशियाना उजाड़ चुका था। वो उसे आजाद कर चुकी थी। वो नीचे आया और जुबिया बेगम से आलिया के बारे में पूछा। उसके लहजे में बहुत बेताबी थी। मम्मा, प्लीज बताएं, आलिया कहाँ है? जुबिया बेगम ने हैरानी से उसे देखा। पता नहीं, अभी 2 घंटे पहले जल्दी में कहीं घर से निकली थी। मैंने पूछा तो बोली शाम तक आ जाएगी। इससे पहले कि जुबिया बेगम मुझसे कुछ कहती, वो अपना मोबाइल निकालकर आलिया को कॉल करता हुआ जल्दी से मलिक हाउस से बाहर भागा। इतने सालों के तमाशे खत्म होने की एक रात थी। इतने सालों के बाद जाकर वो उसे मिली थी। अब वो उसे हरगिज भी खोना नहीं चाहता था। वो उसे अभी और इसी वक्त देखना चाहता था। उसे कितनी सारी बातें करना चाहता था। उसे अपने सीने से लगाना चाहता था। उसे बताना चाहता था कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है, क्योंकि उसने आलिया की डायरी पर यह साफ देखा था कि आलिया को यकीन था वो अपनी बार्बी डॉल पर भरोसा नहीं करता। वो कैसे अपनी बार्बी डॉल पर शक कर सकता था? उसे आलिया की हर गलतफहमी दूर करनी थी। वो कितने सालों से आलिया से मिलने के लिए, उसे पाने के लिए सब्र कर रहा था, इंतजार कर रहा था, और फिर ऊपर वाला इंतजार का फल देता है। वो उसे इतने सालों के बाद मिली भी तो कैसे मिली थी? उसकी बीवी बनकर। इससे बड़ी खुशी रूहान के लिए और कोई हो ही नहीं सकती थी। वो फुल स्पीड से गाड़ी चला रहा था और साथ ही आलिया का नंबर भी डायल कर रहा था, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही थी। शायद उसका मोबाइल साइलेंट पर था। अगले 15 मिनट में वो खान हाउस में दाखिल हो रहा था। एक मुलाजिमा लॉन्च की सफाई कर रही थी। उसने उसे देखते ही सलाम किया। क्या आलिया यहाँ आई है? मुलाजिमा ने उसके सवाल पर हाँ में सर हिला दिया। कहाँ है? उसने बेचैनी से पूछा। वो साहब जी, वो तो मनाल बीबी ऊपर टेरेस पर बैठी हैं दोनों। रूहान ने सिर हिलाया और तेजी से ऊपर की तरफ भागा था। मनाल सिकंदर खान की बड़ी बेटी थी। वो टेरेस तक आया तो उसे आलिया और मनाल की बातों की आवाज सुनाई दी। कुछ सोचते हुए वो पीछे ही रुक गया। आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। मैं कितना परेशान हो गई थी। जल्दी जल्दी भागती हुई यहाँ पहुंची हूँ कि पता नहीं मरियम को क्या हो गया। आलिया चिंता से कह रही थी। मनाल हल्का सा मुस्कुरा दी। तो मैं भी क्या करती, उसने परेशानी इतना कर दिया था। सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई थी और घुटने पर चोट भी आई है। अब पापा उसे अस्पताल लेकर गए हैं। देखो डॉक्टर क्या कहते हैं। अल्लाह करे ज्यादा फ्रैक्चर ना हुआ हो। और फिर वो बार बार ये भी कह रही थी कि जल्दी से आलिया आपी को बुलाओ, मुझे उनसे मिलना है। तो इसलिए मैंने तुम्हें प्रेशर में फोन कर दिया। तुम भी परेशान हो गई, सॉरी। आलिया ने ना में सर हिलाया, जैसे कह रही हो कि कोई बात नहीं। क्या बात है? कुछ परेशान नजर आ रही हो। तुम्हारे और शहरोज के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? मनाल उसके चेहरे से ही बेचैनी भाप गई थी। आलिया ने गहरी सांस ली। हाँ, आपको कुछ बताना था। मनाल चौंकी और सवालिया निगाहों से आलिया को देखा। वो मुझे तलाक दे रहे हैं। अल्फाज थे कि पिघला हुआ शीशा जो मनाल के वजूद में उतर गया था और बाहर खड़े रूहान के सीने को आर पार कर गया। क्या? मनाल की चीख निकलते निकलते रह गए। आलिया ने हाँ में सर हिलाया। और तुमने ऐसा होने कैसे दिया? वो अब उसे और अपने रूहान के बीच की सारी बहस बता रही थी। तलाक के कागजात बनकर आ चुके हैं। यकीनन आजकल में वो उन पर साइन कर देंगे और फिर हमेशा के लिए मेरा उनसे हर रिश्ता खत्म हो जाएगा।
मनाल उसे अविश्वास से देख रही थी। उसके चेहरे पर जरा सा भी दर्द का असर नहीं था, जैसे वो अपने सारे जज्बात अंदर ही अंदर दबाकर बैठी हो। मनाल जानती थी वो अंदर से टूट फूट रही है, वो तो अंदर ही अंदर मर रही होगी। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही? मुझे यकीन नहीं हो रहा, जिस शख्स की खातिर तुमने इतना कुछ सहा, कैसे इतनी आसानी से उस शख्स को छोड़ सकते हो? मनाल के चेहरे पर साफ गुस्से के आसार थे। आलिया ने नफ़ी में सर हिलाया। अब फर्क नहीं पड़ता, अब तो कुछ भी महसूस नहीं होता आपी। बस अफसोस तो इस बात का है कि मैंने अपने 16 साल उस इंसान को दिए, अपनी पूरी जिंदगी उसके पीछे गंवा दी, अपने माँ बाप खो दिए। मुझे अफसोस हो रहा है जिस शख्स की खातिर मैंने एक उम्र रायगा कर दी, वही मुझे छोड़ देगा। उसके लहजे में सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि कांच की जख्मी किरचियां जैसे घुल गई थीं, जिन्हें वहां मौजूद दोनों रूहें महसूस कर सकती थीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कितनी बार मैंने समझाया कि आखिर बता क्यों नहीं देती शहरोज को कि तुम ही उसकी वही बारबी डोल हो। वो तुमसे मोहब्बत करते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आलिया, बस उन्हें सच बता दो। मनाल ने उसे फिर से समझाना चाहा और आलिया हल्का सा मुस्कुरा दी। आपको लगता है कि उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैं उनसे कह दूं कि हाँ, मैं ही आपकी बारबी डोल हूं और वो यकीन कर लेंगे? वो मुझसे नफरत करेंगे आपी। मैं एक गरीब मजदूर नौकर की बेटी हूँ और मैंने देखा है उनकी आंखों में गरीबों को देखकर कैसे तरसकार के भाव आते हैं। फिर कैसे गरीब नौकर की बेटी को वो अपनी बीवी स्वीकार करेंगे? मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं उस इंसान की बीवी बन सकूं। उसके विचार जानकर रूहान ने दुख से आंखें बंद कर ली। वो गलतफहमी में जी रही थी कि वो गरीबों से नफरत करता है। वो गरीबों से नफरत नहीं करता था, बल्कि उन गरीबों से नफरत करता था जो हट्टे कट्टे होते हुए भी सड़कों पर भीख मांगते थे। जब शादी के 8 दिन बाद उसकी माँ के कहने पर वो शॉपिंग करने गए थे और उसने एक भिखारी को बुरी तरह डांट कर भगा दिया था, शायद वहीं से उसके दिल में गलतफहमी पैदा हुई थी। मैं सच नहीं बता सकती, वो मेरी तरफ देखना भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, यही हकीकत है। इस दुनिया में ऐसा नहीं होता मनालापी कि ये गरीब की बेटी महलों में रहने की ज़रूरत करे। उस रोज़ अगर आप मुझे ना मिली होती तो मैं जिंदा कैसे रहती? आपने मुझे नई जिंदगी दी है, मगर मैं चाहकर भी रूहान को तकलीफ नहीं देना चाहती। वो पहले ही बहुत दर्द में हैं, बहुत टूट चुके हैं। जैसे ही उन्हें ये पता चल गया कि मैं ही उनकी बारबी डोल थी, तो वो और भी बिखर जाएंगे और मैं उन्हें तकलीफ नहीं दे सकती। प्यार करती हूँ उनसे, बहुत गहरा प्यार करती हूँ। चाहकर भी इस प्यार से पीछे नहीं हट सकती। प्यार थोड़ा थोड़ा नहीं किया जा सकता, प्यार छोड़ा भी नहीं जा सकता। आलिया की आवाज़ बोलते हुए बुरी तरह कांप रही थी। उसके हर शब्द में टूटन और चीख दबी हुई थी। बाहर खड़े रूहान का दिल 1000 टुकड़ों में बिखर गया। उसे कभी अंदाज़ा तक नहीं हो सका कि आलिया उसकी वजह से कितनी तकलीफ और कितने अकेलेपन में जीती रही होगी। उस पर उसे पहली बार पूरी तरह यकीन हो गया कि आलिया सच में उससे बेहद प्यार करती है, और उसने ये साबित कर दिया था। अब रूहान को किसी कसौटी, किसी सबूत, किसी इम्तहान की आवश्यकता नहीं थी। उसका दिल मान चुका था कि आलिया सच्ची है। मनाल का दिल दर्द से अंट गया। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं आलिया, सिर्फ सच बता दो उन्हें, बस एक बार बता दो। मनाल के समझाने पर आलिया ने टूटी हुई लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, आप जानती हैं मनाल आपी, प्यार एक तरफा हो या दो तरफा, मिलना हमेशा किस्मत पर निर्भर करता है। ज़रूरी तो नहीं कि अगर प्यार एक तरफा हो तो ही ना मिले। कभी कभी दोनों तरफ से प्यार होते हुए भी इंसान एक नहीं हो पाते। प्यार पाना तकदीर की बात है। मैं जानती हूँ वो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन शायद हमारी तकदीर में इतना ही साथ लिखा था। बिना चाहे भी उसकी आंखों से आंसू बह पड़े और रूहान का दिल चाहता था कि वो अपना सीना चीर कर उस दर्द को निकाल फेंके जिसने आलिया को रुलाया था। और तलाक लेने के बाद क्या करोगी? जिंदा रह पाओगी? नहीं, तुम इस इंसान के बिना जिंदा नहीं रह सकती आलिया, तुम मर जाओगी, मनाल ने बेबसी में कहा, और आखिर में उसकी आवाज़ टूटकर चीख में बदल गई। आलिया फिर भी नम आंखों के साथ हंस पड़ी। वो हंसी खाली थी, बिल्कुल खोखली, दर्द से भरी पर आवाज़ सुनी। जिंदा रहना भी कौन चाहता है? कुछ नहीं, यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। शायद मेरी और रूहान की मोहब्बत का अंत यहीं तक लिखा था। न जाने वो तकलीफ की हद से तड़पते हुए क्या क्या कह रही थी, उसे खुद होश नहीं था। मनाल भी कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक पीछे से आहट हुई। दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा था और पीछे रूहान खड़ा था। दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। आलिया का सांस सूख गया। वो आगे बढ़ा। उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि वो दोनों की पूरी बातचीत सुन चुका है। आलिया अनायास ही खड़ी हो गई। वो उसके पास पहुंचा। उसकी आंखों, उसके चेहरे पर गहरी तकलीफ साफ दिखाई दे रही थी। वो उसके करीब आया, पूरी ताकत से उसे पकड़कर अपने सीने से लगा लिया, और आलिया सन्न रह गई। उसकी पकड़ बेहद मजबूत थी, जैसे उसे खोने के डर से वो उसे सीने में उतार लेना चाहता हो। रूहान उसे सीने से लगाए बेबसी से फूट फूट कर रो पड़ा। आलिया पूरी तरह अविश्वास में उसके सीने से लगी खड़ी थी। मुझे लगा
कि मैंने तुम्हें खो दिया। मैं बहुत डर गया था आलिया। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें जज करूंगा कि तुम किसी गरीब की बेटी हो कि अमीर की हो, गरीब हो या मेरे लायक नहीं हो? इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता आलिया, तुम बस मेरी हो। सालों से पागलों की तरह प्यार किया मैंने तुम्हें, और तुम मेरे पास होते हुए भी इतना दूर थी मुझसे। एक बार तो बता देती कि तुम मेरी बारबी हो। खुदा की कसम, उसी पल तुम्हें अपनी बाहों में छुपा लेता। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, और अब कभी तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरी हर गलती के लिए मुझे माफ कर दो आलिया। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा के कातिलों को भी जरूर ढूंढूंगा, और मैं सब ठीक कर दूंगा। बस तुम मेरे साथ रहना। तुम मेरे साथ रहोगी ना? उसने एक डरे हुए बच्चे की तरह कांपती आवाज में पूछा। आलिया ने सिर उठाया, भीगी आंखों के साथ उसे देखा, फिर धीमे से हाँ में सर हिला दिया। मैं तो सालों से आपसे मोहब्बत करती आ रही हूँ। आपको छोड़ना कौन चाहेगा? मुझे तो उस दिन पता चला जब निकाह के लिए मौलवी साहब ने आपका नाम पुकारा। तभी मुझे समझ आया कि मैं आपकी बीवी बनने जा रही हूँ, वरना मैं तो पहले जानती भी नहीं थी। शादी की पहली रात आपको बताना भी चाहती थी, लेकिन मेरे कुछ बोलने से पहले ही आपने मुझे बुरी तरह डांट दिया था। कई दिन तक हिम्मत करती रही, लेकिन आपके गुस्से को देखकर हिम्मत नहीं हुई थी, और उस दिन मैंने सच बताने का इरादा छोड़ दिया। जब आपने उस भिखारी को इतना डांटते हुए भगा दिया था, मुझे डर लगता था उसकी अगर आपको सच्चाई पता चल गई तो आप मुझे छोड़ देंगे। इसीलिए मैं खामोश रही। आई एम सॉरी रोहान, मुझे माफ कर दीजिए। वो मुस्कुराकर सिर ना में हिला रहा था। गलती तो मेरी है, तुम माफी क्यों मांग रही हो? लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। उसने उसके चेहरे को उठाकर माथे पर हल्का सा चुंबन दिया और आलिया गहराई से सुकून में डूब गई। वहीं मनाल ने नजरें झुकाकर मुस्कुराते हुए शुक्र अदा किया था कि सब कुछ ठीक हो गया। दोनों घर पहुंचे तो जुबिया बेगम हॉल में बेचैनी से चक्कर काट रही थी। उनके हाथ में वही तलाकनामा था जिसे देखकर रूहान की जान लबों पर आई थी। वो अपनी माँ को मनाना अब अपनी माँ को मनाना बेहद मुश्किल था, लेकिन खैर उसके दिल को सुकून था कि अब सब कुछ ठीक हो चुका था। उसने आलिया को इशारा कर दिया और वो कमरे में चली गई, जबकि वो अपनी माँ के सामने कटघरे में खड़ा हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तलाक के पेपर बनवाने की? आखिर तुम चाहते क्या हो? मामा, एक गलत फहमी थी जो अब दूर हो गई है। इन पेपरों की अब कोई जरूरत नहीं। उसने आगे बढ़कर अपनी माँ के हाथ से तलाक के पेपर लेकर फाड़ दिए, जबकि जुबिया बेगम उसे हैरत से देख रही थी। आखिर तुमने इन्हें बनवाया ही क्यों था? मामा, एक गलत फहमी हो गई थी, बोला तो आपको। अब आप प्लीज इस बात को दोहराइए मत। माँ को कंधों से पकड़कर सोफे पर बिठाया, फिर उनके हाथ थामकर खुद भी सोफे पर बैठ गया। आप तो बस तैयारी करें अपने घर में नए मेहमान की, क्योंकि बहुत ही जल्द हम आपको खुशखबरी सुनाएंगे। वो शरारत से मुस्कुराए और जुबिया बेगम खुशी से निहाल हो गई थी। इसका मतलब था कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था। उन्होंने आगे बढ़ते हुए रूहान के माथे पर होंठ रखकर उसे ढेर सारी दुआओं से नवाजा था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो आलिया सोने की तैयारी कर रही थी। पर्पल गाउन में उसकी खूबसूरती देखने लायक थी। अभी वो तकिया सीधा करके लेटती कि रूहान ने उसे जोर से अपनी ओर खींचा था और वो सीधा उसके सीने से टकराई थी। पता है मैं अभी अभी मामा से क्या प्रॉमिस करके आ रहा हूँ? क्या? आलिया उसकी मजबूत बाहों में कसमसाई थी। उसे ये तो पता था कि आज की रात वो रूहान की शिद्दतों से बच नहीं पाएगी, लेकिन इतनी जल्दी कि वो उसे मोहलत भी नहीं देगा, इस बात का उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो उसे अपने एक हाथ में जकड़े हुए एक हाथ से उसके गाल को धीरे से ट्रेस कर रहा था। यही कि ठीक 9 महीने के बाद एक नया मेहमान हमारे घर आने वाला है, और उसकी तैयारी तो हमें आज रात से ही करनी पड़ेगी ना। इतना आसान थोड़ी है मम्मा को दादी बनाना, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। वो गहरी गहरी सांसें छोड़ता हुआ उसके होंठों के बेहद करीब हुआ था। वो उन गुलाब से होंठों को छूने के लिए बेकरार था, और अगले ही पल बिना सोचे समझे उसके नर्म से होंठों पर झुक चुका था और पूरी शिद्दत से अपनी चाहतें लुटाने लगा। होंठों को गीला करते हुए वो उसकी गर्दन पर आया था और एक ही झटके से उसके गाउन की डोरियां खोल दी जो फिसलकर नीचे गिरा था। आलिया की एक हल्की सी आह निकली थी जब उसने उसकी नर्म गर्दन पर हल्के से लव बाइट बनाया था। अब वो रेड कलर की बिकिनी में थी और उसे इस रूप में देखकर रूहान के गले में एक गिल्टी सी उभरकर गायब हुई थी। होंठ का कोना कुचलते हुए वो उसे अपनी बाहों में उठा चुका था और बड़े ही प्यार से उसे बिस्तर पर लेटाया था। कमरे की लाइट ऑफ करता हुआ वो जरा सा उसके ऊपर हुआ था। एक हाथ उसकी नर्म थाई पर और तो एक उसकी गर्दन के नीचे लाते हुए वो उसके होंठों की खूबसूरती को महसूस कर रहा था। अगले ही पल ऊपर होता हुआ उसके बेली बटन और फिर बेली बटन से वो हाथ उसकी धड़कन तक आया था।
रेड स्ट्रिप खोलते ही उसने उसे दूर उछाल दिया था और मक्खन सी नर्म उन धड़कनों को धीरे धीरे अपने हाथों से महसूस करने लगा। एक नर्म सा एहसास उसे अपनी उंगलियों में हुआ था और वो मदहोश होते अपनी उंगलियों को मुट्ठियों की शक्ल में बंद कर चुका था। उसका दबाव अपनी धड़कनों पर तेज होते देख आलिया के होंठों से एक सिसकी निकली थी और वो मदहोश होकर उसकी बाहों में सिमट गई थी। उसकी बेबाक हरकतों पर वो लाल हुई थी। वो हर वक्त गुस्से में रहने वाले इंसान का ये नर्म और बेबाक रूप हो सकता है, उसे अंदाजा नहीं था। वो कभी शर्माती, कभी घबराती तो कभी ना करती, लेकिन रूहान ने उसकी एक नहीं चलने दी थी। उसने पूरी शिद्दत और जुनून से खुद को और उसे सुकून पहुंचाया था। गुड मॉर्निंग जान, सुबह हो चुकी है, उठ जाओ। उसने कसमसाते हुए अंगड़ाई ली थी और दोबारा उसके सीने से और भी लिपटकर आंखें बंद कर ली। उसने पूरी रात उसे सोने ही कब दिया था, सुबह के वक्त जाकर आंख लगी थी और अब सुबह 6 बजे वो उसे फिर से उठा रहा था। रूहान की आदत थी कि वो सुबह सुबह वॉकिंग के लिए जाता था, उसी पार्क में जहां उसे पहली बार आलिया मिली थी, और आज वो आलिया को अपने साथ लेकर जाना चाहता था, अपनी यादों को ताज़ा करना चाहता था। अभी नहीं। उठना न रूहान, मुझे और सोना है। वो कुनमुनाती हुई दोबारा कंबल सर पर खींच चुकी थी, जबकि रूहान ने एक ही झटके से कंबल खींचा और उसके खूबसूरत वजूद पर नजर पड़ते ही उसका दिल फिर से अपनी जगह से बहकने के लिए तैयार हुआ था। धीरे धीरे उसके हाथ आलिया की नर्म कमर पर फिसलने लगे थे और उसके स्पर्श पर आलिया ने पट से आंखें खोल दी। उसके आंखों में मचलते रंग देखकर आलिया एक झटके से उठकर बैठी थी। नहीं रूहान, अब नहीं। उसने उसे दूर धक्का देते हुए खुद के आसपास चद्दर लपेटी और जल्दी से जाकर वॉशरूम में बंद हो गई, जबकि रूहान की हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी थी। आलिया फ्रेश होकर आई तो वो फ्रेश होने वॉशरूम में चला गया। वो नहा धोकर वापस आया तो आलिया पूरी तरह तैयार थी, लेकिन चेहरे पर 12 बजे हुए थे। क्या हुआ? वो बाल टावल से सुखाता हुआ पूछ रहा था। तुमने जो ये रात को ये निशान बनाए हैं ना, इनका क्या करूं? इन्हें लेकर मम्मी जी के सामने कैसे जाऊं? वो एकदम रूहान सी हो गई। उसकी गोरी सफेद गर्दन पर हल्के लाल निशान देखकर रूहान को वो रात के जुनूनी पल याद आए थे। तौलिया फेंकता हुआ वो कमर से पकड़कर एक झटके से उसे खुद के करीब कर गया। ये मोहब्बत की निशानी है मेरी जान, इन्हें छिपाने की क्या जरूरत है? और मम्मी सब जानती है। उस दिन देखा नहीं था कैसे तुम्हें जबरदस्ती मेरे बिस्तर पर लिटाकर गई थी? और उन्होंने तुम्हें इसलिए नहीं लिटाया था कि मैं तुम्हें लोरी सुनाऊं, बल्कि ये लव बाइट बनाने के लिए ही लिटाया था। उसके शरारत से कहने पर आलिया ने उसे घूर कर देखा था। कुछ बातें पर्सनल और सीक्रेट होती हैं रूहान, सब पर जाहिर नहीं किया जाता। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक कही तुमने। मेरे पास एक आइडिया है, तुम साड़ी की जगह सूट पहन लो और दुपट्टा गले में इस तरह डालो कि ये निशान छुप जाए। उसने अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा मशवरा दिया था और आलिया को उसका ये मशवरा अच्छा लगा था। उसने काले रंग का एक बेहद खूबसूरत सा सूट पहना था, गले में दुपट्टा मफलर की तरह डाला जिससे कि निशान छुप गए थे। होठों की हल्की सी सूजन को उसने लिप ग्लॉस लगाते हुए छुपाने की कोशिश की थी। दोनों एक साथ नीचे आए थे, जहां जूबिया बेगम नाश्ते की टेबल पर उनका इंतजार कर रही थी। बड़ी गहराई से उन्होंने आलिया का जायजा लिया था। भले उसने अपनी गर्दन के निशान छुपा लिए थे, लेकिन चेहरे पर फैले रंगों को छुपाने में नाकाम थी। जूबिया बेगम हल्के से मुस्कुराते हुए नाश्ते में व्यस्त हो चुकी थी। जब बच्चे खुश होते हैं तो माओं के दिल को सुकून मिलता है, और यही सुकून जूबिया बेगम के दिल को मिला था कि उनके बच्चे अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके थे। वो दोनों इस समय नंगे पांव पार्क में टहल रहे थे, वही पार्क जहां बचपन में पहली बार मिले थे। तुम्हें पता है, ये जगह हमेशा से मेरी फेवरेट रही है। रूहान ने उसके कान के पास सरगोशी की और आलिया मुस्कुरा दी। शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए। वो उसका बाजू पकड़कर उसे अपने और भी करीब खींचता है, अपने चारों तरफ उसका मजबूत घेरा बनाते हुए एक गहरी सुकून भरी सांस छोड़ता है। और आलिया ने भी राहत भरी सांस ली कि सब कुछ सही वक्त पर ठीक हो गया था। रूहान के दिल को भी सुकून था कि बहुत कुछ गलत होने से बच गया था, और जो कुछ गलत वो आलिया के साथ कर चुका था, उसका दिल दुखाकर उसकी भरपाई वो उसे बेइंतहा मोहब्बत देकर करना चाहता था। उसके खुदा ने सब कुछ ठीक कर दिया था, वरना शायद बहुत देर हो जाती। वो डायरी उस वक्त आलिया के बैग में थी, इसीलिए एक्सीडेंट के बाद भी बच गई थी, वरना शायद वो कभी भी रूहान को अपनी सच्चाई बता नहीं पाती। उस डायरी ने उसकी बहुत मदद की थी। किस्मत इंसान को बहुत खूबसूरत तोहफे देती है, बस अपनी किस्मत पर यकीन होना चाहिए। तो दोस्तों, आज का हमारा ये नॉवेल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे ही और रोमांटिक नॉवेल्स सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी नए और रोमांटिक से नॉवेल के साथ।